मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आएगी। शायद बचपन से ही मेरी किस्मत खराब थी, तभी जवान होने के बाद भी मुझे सिर्फ ठोकरें ही मिलीं। मैं नजीबाबाद का एक मामूली सा लड़का था और गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। मेरी उम्र 11 साल थी जब मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने अपना घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उस घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि मेरे साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया था। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे 3 भाई थे, जबकि मेरे पिताजी के छोटे भाई यानी मेरे चाचा के पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चाचा चाची के हवाले कर दिया और वे दूसरे शहर चले गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला, लेकिन जब मैं 5 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर मिली जिसे चाचा चाची के पैर जमीन पर नहीं थे। उनके घर अपनी सगी औलाद आने वाली थी। तभी से उन्होंने मुझसे प्यार करना कम कर दिया और जब उनकी अपनी औलाद हो गई तो उन्होंने मुझे घर में रखे किसी कबाड़ी के सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थीं। अपनी औलाद हो जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने मुझसे छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करवाए। हालांकि मैं लड़का था, फिर भी वह मुझे नौकरों की तरह इस्तेमाल करती थीं। मैं उस घर में नौकरों की तरह रहता था। जब मैं 11 साल का हुआ तो इन सब बातों से तंग आ चुका था और अब चाहता था कि घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। चाचा चाची भी चाहते थे कि मैं किसी तरह अपने सगे माँ बाप के पास चला जाऊं, लेकिन मेरे सगे माँ बाप मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे चाचा को लगता था कि अगर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया तो मैं बड़ा होने के बाद उनकी जायदाद में से हिस्सा मांगूंगा, क्योंकि अब सारी दौलत उनकी अपनी औलाद की ही होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भी मुझ पर रहम नहीं किया और चाहते थे कि मैं घर से निकलकर कहीं दूर चला जाऊं। अब उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता तो मेरा भी दिल करता कि काश मैं भी स्कूल जाऊं और पढ़ लिखकर कामयाब बनूं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे चाचा मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। उस घर में मेरे साथ बहुत जुल्म होते थे। वहां मेरे साथ नौकरों जैसा सुलूक किया जाता था। एक दिन मैं खाली हाथ ही उस घर को छोड़कर स्टेशन की तरफ चला गया और ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। फिर कब मैं ट्रेन में सवार हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आधा रास्ता गुजर गया जब टीटी ने मुझसे टिकट मांगा। टिकट तो मैं तब देता जब मैंने टिकट खरीदा होता। मैं तो बस ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया था। पता नहीं मेरी मंजिल क्या थी और मैं कहाँ जा रहा था। मैं अपने पास बैठे आदमी के कंधे पर अपना सिर छुपाने लगा। वह आदमी लगभग 55 साल से ज्यादा का था। अपने पहलू में छुपता देख वह मुझसे पूछने लगा, अरे लड़के, कहाँ जा रहा है, कहाँ छुप रहा है? तभी मैंने उस आदमी को अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनने के बाद वह आदमी मुझ पर तरस खाने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम्हें इस तरह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। चलो, मैं इस टीटी से बात करता हूँ और तुम्हें अपने घर के पास का ही टिकट कटवा देता हूँ। मैंने उनसे कहा, साहब, मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा? तो वह आदमी बोला, तुम कहाँ जाओगे? वह आदमी मेरी तरफ बेचैनी से देख रहा था, जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र हो। मैं उनकी तरफ देखकर खामोश हो गया। तभी वह मुझसे कहने लगे, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी काम करने के लिए मुझे एक लड़के की जरूरत है। मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ईमानदार इंसान मिल जाए जिसे मैं अपने साथ रख सकूं और वह मेरी बेटियों की भी रक्षा कर सके और मेरे भी काम में हाथ बटा सके। मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है। कमाने वाला मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरी पत्नी भी नहीं है। मुझे अपनी बेटियों का भी ध्यान रखना होता है और अपने काम पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी बेटियों के काम आ सके और मेरे भी। वैसे भी तुम अभी छोटे हो। मेरी 4 बेटियां तुम्हें अपना भाई समझकर प्यार देंगी। मेरी 4 बेटियां हैं, इसलिए घर में काम भी थोड़ा ज्यादा है। मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटियों को अनपढ़ नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मेरे घर पर रहकर भी तुम घर का काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे घर में खाना पीना, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो मेरे घर में छोटे मोटे काम कर देना।
मेरी बेटियां फालतू घर से बाहर नहीं निकलतीं। मैं भी अपने दुकान पर रहता हूँ, इसलिए मेरी बेटियों को अगर कोई चीज बाहर से मंगानी होती है तो उन्हें काफी परेशानी होती है। इसलिए तुम उनके ये काम भी कर देना। अगर तुम ये सारे काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूंगा। जो खुद खाऊंगा वही तुम्हें भी खिलाऊंगा। तुम्हें अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ था। मैं अपने घर से सुबह शाम नौकरी की तरह काम ही करता रहता था और जलील भी होता रहता था। मैंने सोचा, क्यों न इस आदमी की सेवा करूंगा तो यह मेरे लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेगा जिससे मेरी आगे की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। और जब मैं जवान हो जाऊंगा तो उसकी बेटियां शादी करके अपनी ससुराल चली जाएंगी। उसके बाद तो मैं ही बचूंगा। तो शायद यह आदमी अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। मैं अपने दिमाग में कई सारी बातें सोचने लगा था। जब इस आदमी की चारों बेटियां शादी करके अपनी ससुराल चली जाएंगी तो शायद यही मुझे अपना बेटा बना ले। वह आदमी बहुत ज्यादा अमीर था। इसी वजह से मैं लालच में आ गया कि उसके घर जाकर रहूंगा। वह आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। शाम के 5 बजे थे जब हम लोग घर के अंदर पहुंचे। जैसे ही हम घर के अंदर गए, मैंने देखा कि उस आदमी की चारों जवान और खूबसूरत लड़कियां उसके इर्दगिर्द खड़ी हुई थीं। पापा पापा करती हुईं, मोटी जेबों की तलाशी ले रही थीं। मैं इन चारों को देख रहा था। चारों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं और वे भी मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थीं। उनमें से एक लड़की अपने पापा से कहने लगी, पापा, ये अपने साथ किसको लेकर आए हो? बेटा नहीं हुआ तो क्या बाहर से लड़का लाकर घर में रख दोगे? तभी साहब ने जवाब दिया, मैं इस लड़के को तुम लोगों की मदद के लिए लेकर आया हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई में कोई परेशानी न हो, इसलिए मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम चारों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस आदमी की बातों में अपनी बेटियों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उस दिन के बाद से मैं वहां पर काम करने लगा। सब ने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा रूम दिया हुआ था। मैं उसी कमरे में रहता था और वहीं सोता था। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 24 साल थी और वह अक्सर मेरे साथ बातें करती रहती थी। उसका नाम नैना था। नैना कहती थी कि उसे पढ़ाई करने का शौक नहीं है और उनके पिता उन्हें जबरदस्ती पढ़ाते हैं। मुझे यह सुनकर हैरानी होती थी। मैं तो लड़का होकर भी पढ़ाई से वंचित था और यहाँ लड़कियों का पिता उन्हें पढ़ा रहा था, लेकिन वे लड़कियां पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं थीं। वे हर वक्त मोबाइल और टीवी में ध्यान लगाए रखती थीं या फिर आपस में हंसी मजाक करती रहती थीं। वहां काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए थे और अब मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैं आंखें मलते हुए उठा। मुझे बहुत नींद आ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही मैं हैरान हो गया क्योंकि सामने नैना खड़ी थी। वह रात के इस समय तैयार होकर जाने कहाँ जा रही थी। मैं उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे कमरे में एक काम है, इसलिए मैं कमरे से चला जाऊं। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। मजबूरन मुझे कमरे से बाहर जाना पड़ा। मैंने धीरे से पूछा, नैना बेबी, आप रात को इस समय मेरे कमरे में क्यों आ रही है? उसने कहा, तुम्हें इस बात की फिक्र मत करो। नीचे हॉल में सोफे पर तुम्हारे लिए एक कंबल रखा हुआ है। तुम जाकर सोफे पर सो जाना। मैं सुबह 5 बजे तुम्हें जगह दूंगी और फिर तुम वापस अपने कमरे में आकर सो जाना। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैं हॉल में जाकर सोफे पर सो गया। मुझे ठंड नहीं लग रही थी और मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो 5 नहीं, बल्कि 8 बज रहे थे। मैंने देखा कि साहब मेरे सामने खड़े थे। वह मुझसे कहने लगे, तू यहाँ क्यों सो रहा है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपने कमरे में ही रहा कर। यह लड़कियों वाला घर है। माना कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी आदतें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ हो। तुम अपने कमरे में जाओ और हाँ, शाम के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। सारे काम शाम से पहले ही निपटा लेना। साहब की बात सुनकर मैं घबरा गया और नैना बेबी वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। जब मैं अपने कमरे में आया तो देखा कि कमरे में खाने पीने की चीजों के खाली रैपर पड़े थे और नीचे कांच की चूड़ियां भी थीं। मैं हैरान था कि नैना बेबी यहाँ खाने पीने आई थी या कुछ और। तभी दूसरे कमरे से चीखने की आवाजें आईं। मैं जाकर देखा तो नैना बेबी और उनके पिता के बीच झगड़ा हो रहा था। साहब मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे कमरे से बाहर आना पड़ा।
बाहर आते ही फिर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। नैना बेबी कह रही थी, पापा, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। यह सब सुनकर मैं डर गया। रात को नैना बेबी मेरे कमरे में आई और रोते हुए बोली, अंकित, मेरे पिता हमें इंसान नहीं समझते। वे चाहते हैं कि हम पढ़ाई करके नौकरी करें और अपनी कमाई उन्हें दें। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे इतना पीटा कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी जान ले लूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैना की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। नैना ने मुझसे वादा लिया कि जब वह घर की दहलीज पार करेगी तो मैं चोर चोर का शोर मचाऊंगा और गमला उठाकर मारूंगा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन बदकिस्मती से गमला साहब के सिर पर लगा और वे तड़पने लगे। साहब की मौत हो गई और पुलिस आ गई। पुलिस के सामने सारा राज खुल गया और मुझे जेल जाना पड़ा। साहब की बाकी 3 बेटियों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। नैना बेबी को भी जेल हो गई क्योंकि उन्होंने अपने पिता को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। मजबूरन मैंने जेल की सजा काटी, जिसमें मेरा कोई जुर्म नहीं था। मैं तो साहब के घर पर नौकरी करता था। मेरा मकसद साहब की बेटियों को बहकाना या साहब की जान लेना नहीं था। लेकिन जब इंसान पर इल्जाम लग जाता है तो फिर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जेल में मुझे नैना बेबी के साथ ही रखा गया था। एक दिन जेल में एक रिपोर्टर आया जिसका नाम आराव था। वह पुलिस ऑफिसर का जानकार था और नए नए केस की तलाश में रहता था। आराव इस बात से हैरान था कि मुझे और नैना बेबी को एक ही सेल में क्यों रखा गया है। उसने जेलर से पूछा, यह लड़का औरतों के सेल में क्या कर रहा है और इसे 26 साल की लड़की के साथ क्यों रखा गया है, जबकि इसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। जेलर ने कहा, इनको ऐसी ही सजा दी गई है और इनको एक साथ ही रखा जाना था। अगर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डीआईजी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। आराव ने डीआईजी से परमिशन लेकर मुझसे बात की। उसने कहा, मेरा नाम आराव है और मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ और तुम्हें देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें एक जवान लड़की के साथ क्यों रखा गया है। नैना बेबी ने डर के मारे अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने सोचा, अगर इतनी ही शर्मा रही है तो ऐसा पाप क्यों किया। रिपोर्टर ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे? क्या मेरी सजा कम करवा सकते हो? आराव ने कहा, मैं तुम्हारी सजा कम करवाने नहीं आया। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। रिपोर्टर को हमारे केस में और भी ज्यादा दिलचस्पी आने लगी थी। उसने कहा, मैंने ठान लिया है कि अगर मुझे इंटरव्यू करना है तो तुम दोनों का ही करूंगा, वरना कोई और केस देखूंगा। रिपोर्टर ने जेलर से हमारी फाइल देखने की कोशिश की। पहले तो जेलर ने मना किया, लेकिन फिर पैसे के लालच में आकर उसने रिपोर्टर को सारी जानकारी दे दी। रिपोर्टर को पता चला कि हमारे खिलाफ रिपोर्ट नैना बेबी की बहनों ने ही लिखवाई थी। रिपोर्टर ने जेलर से पूछा, आखिर इन दोनों ने क्या किया था? जेलर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी रिपोर्टर हमारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहता था। रिपोर्टर ने चौकीदार से भी हमारे बारे में जानने की कोशिश की। चौकीदार ने मजाक में कहा, क्या लगता है यह लड़का इस लड़की का पति है? रिपोर्टर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के की उम्र बहुत कम है, जबकि लड़की की उम्र ज्यादा है। चौकीदार ने कहा, मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर सकता है। शायद इस लड़की ने इस कम उम्र के लड़के से शादी कर ली हो। फिर चौकीदार ने कहा, यह लड़का बहुत चालाक है। इसकी आंखें हमेशा घूमती रहती है। अगर तुम इसे इंटरव्यू लेना चाहते हो तो इसे कुछ पैसे दो और यहाँ से बाहर लेकर जाओ। वहां जाकर इसका इंटरव्यू ले लो। अगले दिन रिपोर्टर ने ऐसा ही किया। उसे लगा कि यह कहानी कोई खास दिलचस्पी की नहीं होगी, लेकिन उसे तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ही चाहिए थी। उसे लगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत मेरे साथ हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बाकी लोग या तो बात करने को तैयार नहीं थे, और जो बात करते थे उनकी कहानी में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह मुझसे ही बात करेगा और मेरा इंटरव्यू लेगा। फिर एक दिन वह रिपोर्टर दोबारा मेरे सेल में आया और मुझसे कहने लगा, अगर तुम मुझे सही से इंटरव्यू दोगे और अपनी कहानी सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें जेल से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। रिपोर्टर की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या तुम सच में मुझे जेल से निकलवा सकते हो? रिपोर्टर ने कहा, हाँ,
बिल्कुल। मेरे कई दोस्त वकील हैं और उनके लिए किसी को भी जेल से बाहर निकालना मुश्किल नहीं है। अगर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दोगे तो यह मुमकिन हो जाएगा। मैंने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया और कहा, फिलहाल तो मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं यहाँ जेल में बैठकर तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जो मेरे दिल में है वह यहाँ कहने में मुझे शर्म आएगी। मेरी यह बात सुनकर रिपोर्टर हैरान हो गया। नैना बेबी को भी मेरे बाहर जाने पर कोई एतराज नहीं था। रिपोर्टर मेरे बारे में जानने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था। आखिर उसे यह खबर मीडिया में फैलाकर खुद को मशहूर जो करना था। वह अपनी कमाई का जरिया देख रहा था और मैं किसी भी तरह से इस जेल से बाहर निकलना चाहता था। रिपोर्टर ने चौकीदार को कुछ पैसे दिए और जैसे तैसे मुझे जेल से बाहर निकाल लाया। उसने चौकीदार से कहा कि वह मुझे 24 घंटे के लिए बाहर ले जा रहा है और 24 घंटे बाद मुझे वापस जेल में छोड़ देगा। जमानत के तौर पर रिपोर्टर ने अपने सारे आईडी कार्ड चौकीदार के हवाले कर दिए थे। आखिरकार रिपोर्टर को मुझे ले जाने की अनुमति मिल गई थी। चौकीदार की जेब भी भर गई और रिपोर्टर का काम भी हो गया। बाहर आने के बाद माहौल खुशगवार हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की हवा मुझे छूकर गुजर रही है। मैं बहुत खुश था। आखिर मैंने पूरे 8 महीने बाद बाहर का माहौल देखा था। बहुत दिनों के बाद ठंडी हवा खाने को मिली थी। मैंने रिपोर्टर से कहा, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। फिर रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा, मैं 15 साल का होने वाला हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ नौकरी करने आया था तब मैं 11 साल का था। रिपोर्टर ने कहा, तुम बहुत कम उम्र के लगते हो। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता तो काफ़ी हेल्दी होता, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी भी और कहीं भी सुकून नहीं मिला। न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ जाकर रुकेगी। मेरे नसीब में तो सिर्फ जुल्म ही लिखे हुए हैं। यह बात सुनकर रिपोर्टर खामोश हो गया और कुछ देर बाद कहने लगा, अच्छा, तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? तुम्हारी कहानी कहाँ जाकर बताना पसंद करोगे? मैंने रिपोर्टर से कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ तो मेरी जुबान नहीं खुलेगी। इतना कहकर मैं उसे एक वीरान रास्ते की तरफ ले गया। फिर मैंने जमीन में मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। रिपोर्टर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो चुपचाप खड़े रहिए और मुझे करने दीजिए। काफी समय तक मिट्टी खोदने के बाद मुझे मिट्टी के अंदर एक चाबी मिली। रिपोर्टर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मेरे हाथ में चाबी का गुच्छा था। उसने मुझसे पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, यह मेरे साहब के घर की चाबियां हैं। मैंने अपने साहब के साथ कभी बेवफाई नहीं की। मैं तुम्हें अपने मालिक के घर ले चलता हूँ, वहाँ बैठकर हम बात करेंगे। रिपोर्टर ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ साहब के घर तक चलने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुम 40 साल के समझदार इंसान हो। मैंने कहा, रिपोर्टर साहब, मेरी परेशानियों ने मुझे बच्चा नहीं बल्कि समझदार इंसान बना दिया है। रिपोर्टर ने फिर मुझसे पूछा, तुमने अपने साहब के घर की चाबियां यहाँ क्यों छुपाई थीं? मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नैना बेबी ने मुझसे कहा था कि ये चाबियां यही छुपा देना ताकि जेल से निकलने पर हमें किसी से चाबी मांगनी न पड़े। रिपोर्टर को यह बात बहुत हैरतअंगेज लगी। उसने मुझसे कहा, जेल जाने से पहले लोग ऐसी बातें नहीं सोचते, मगर हैरत की बात यह है कि तुम दोनों जेल में बहुत आराम से रह रहे थे। तुम दोनों को वहां से निकलने की कोई चाहत नहीं थी। मैंने रिपोर्टर के इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और हम साहब के घर पहुंच गए। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला। घर में बदबू और सीलन थी, क्योंकि घर कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था। हम धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। मैंने रिपोर्टर को बताया, यह नैना बेबी का कमरा है। रिपोर्टर ने पूछा, कौन नैना बेबी? मैंने कहा, वही नैना बेबी जो जेल में मेरे साथ थी और जिसकी वजह से आज मैं जेल में सजा काट रहा हूँ। वह रात मुझे आज भी याद है, जिसके बारे में सोचते हुए आज भी मेरा शरीर कांपने लगता है। मैंने रिपोर्टर से कहा, बैठ जाओ, और हम दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए। मैंने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। मैंने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे बता दी कि कैसे मैं अपने घर से यहाँ आया और किस तरह साहब मुझे यहाँ लाए थे। सारी कहानी सुनाने के बाद रिपोर्टर ने कहा, मैंने सोचा था तुम्हारी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन यह तो बहुत ही दिलचस्प है। तुम पागल हो, तुम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। उस जवान लड़की ने तुम्हें झूठा साबित कर दिया और तुम्हारे साथ जेल चली गई।
तुम्हें कुछ ऐसा सबूत दिखाना चाहिए था जिससे तुम जेल से बाहर आ सकते थे। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम्हें अपना भविष्य भी बनाना है। क्या तुम अपना सारा भविष्य जेल में बिताना चाहते हो? और उन तीनों लड़कियों का क्या जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी? मैंने रिपोर्टर को बताया कि वे तीनों बहनें नैना बेबी के साथ मिली हुई थीं। उनकी योजना थी कि वे अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पिता को मारना चाहती थीं। लेकिन मौके पर जब पुलिस को देखकर वे डर गईं और उन्हें लगा कि अगर पुलिस नैना बेबी को गिरफ्तार कर सकती है तो उन्हें भी कर सकती है। इसीलिए उन्होंने खुद ही पुलिस को यह बता दिया कि इस लड़की के साथ साथ हमारी बहन नैना भी मिली हुई थी। इसी तरह उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलवाया। लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने अपनी बहन को भी गिरफ्तार करवा दिया और अब वे तीनों यहाँ से फरार हो चुकी है। न जाने वे कहाँ पर रह रही है। लेकिन मैंने साहब को जानबूझकर नहीं मारा था। मुझे तो नैना बेबी ने गमला मारने के लिए कहा था। इन चारों बहनों ने मुझे अपनी जाल में फंसाकर मुझे जेल भिजवा दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। और जिस पुलिस वाले ने हमें एक साथ रखा हुआ है वह साहब का भतीजा था जिसे साहब की मौत पर बहुत दुख हुआ था। इसलिए उसने नैना बेबी और मुझे एक ही सेल में रखा हुआ था। मैं साहब को अपना पिता मानता था। वह मुझे यहाँ पर सहारा देने के लिए लाए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। साहब को हमेशा अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती थी। वह चाहते थे कि अगर कभी भी वह इस दुनिया में ना रहें तो उनकी बेटियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन वे चारों बेटियां अपने पिता को गलत समझती थीं। उन्हें लगता था कि उनके पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी कमाई खाना चाहते हैं। लेकिन साहब एक बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे। वह हमेशा अपनी बेटियों के भले के बारे में ही सोचते थे। अगर मुझे उस दिन इस बात का पता होता कि चारों मिलकर अपने पिता को मारना चाहती है तो मैं कभी भी उनका साथ नहीं देता और साहब को इस बारे में सब कुछ बता देता। रिपोर्टर ने मेरी कहानी नोट कर ली और मेरी सारी कहानी सुनने के बाद वह मुझे पूरे 24 घंटे बाद पुलिस स्टेशन ले गया। उसके बाद मुझे नैना बेबी के साथ उसी सेल में बंद कर दिया गया। अगले ही दिन बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे और बहुत सारे वकील भी थे जो मेरी जमानत करना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं जेल से रिहा हो जाऊं। रिपोर्टर आराव ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे जैसे तैसे पुलिस स्टेशन से निकलवा दिया। लेकिन नैना बेबी को तो अपने किए की सजा काटनी ही थी, इसलिए वह आज तक जेल में सड़ रही है। जेल से बाहर निकलने के बाद रिपोर्टर ने मुझे बताया कि उसने मेरी कहानी को एक मैगजीन में छपवा दिया है जो काफी पॉपुलर हो गई है। इसी तरह से रिपोर्टर भी काफी मशहूर हो गया। रिपोर्टर ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे पढ़ाएगा और मुझे कामयाब इंसान बनाएगा। मैंने रिपोर्टर के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि आज तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आज आपका एहसानमंद हूँ। आपने मेरे बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया। शायद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर सकता था, लेकिन रिपोर्टर मेरा कुछ नहीं लगता था। फिर भी उसने शायद अपने फायदे के लिए ही सही मुझे उस जेल से निकलवा दिया और मुझे और मेरी कहानी को मशहूर भी कर दिया। अब मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं काफी पढ़ लिख चुका हूँ और आज एक रिपोर्टर हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।